नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। दिस साइड से कृष्णा गुप्ता इज वेलकम। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में जो ग्रोथ ऑप्शन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ग्रोथ ऑप्शन क्या होता है एंड उसका एक इलस्ट्रेशन है वो मैं आपको कवर कराऊंगा, जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 है आपके मॉड्यूल का, सो दैट आपका ये जो रिवीजन सीरीज है वो ठीक है। तो आइए शुरू करें। सो लेट्स लर्न एंड लेट्स स्टार्ट। ग्रोथ ऑप्शन में अगर मैं कंसेप्ट नोट में जाऊं तो कंसेप्ट नोट में मैंने इसका क्या लिखाया है कि ग्रोथ ऑप्शन इज व्हाट इट्स लाइक अ यूरोपियन कॉल ऑप्शन, और रिफर करना है इलस्ट्रेशन नंबर 4 डायरेक्टली। कैसे इसके अंदर क्वेश्चन का फ्लो चलेगा, मैं आपको एक बार क्वेश्चन का फ्लो समझा देता हूँ। इसमें ऐसा होगा कि एक कंपनी होगी, मान लीजिए ए लिमिटेड, और उसने एक ड्रग बनाया और उस ड्रग को उसने पेटेंट कराया, जिसकी लाइफ तकरीबन 15 ईयर्स तक होगी। एंड पेटेंट को बनाने का कोई भी कॉस्ट आएगा, जैसे इनको पेटेंट का कॉस्ट बनने का कॉस्ट आ गया 14.5 मिलियन। मैं स्टोरी बता रहा हूँ कि कैसे क्या चलेगी। 15 इयर्स आया और 15 इयर्स के लेटर ऑफ उसको सेल ऑफ कर सकती है। यानी जो लाइसेंस होगा, लाइसेंस 15 साल के बाद उनको मार्केट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है अगर कोई आप ड्रग बनाते हो तो आप उसको लाइफ टाइम तक यूज नहीं कर सकते, आपको जर्नली भी उसको अवेलेबल कराना पड़ेगा, बट आफ्टर सम टाइम्स। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रूल है वो ये रूल है कि 15 इयर्स के बाद इनको मार्केट में सेल ऑफ करना पड़ेगा। अब ए बी लिमिटेड एक कंपनी है जिसको लग रहा है यार ये जो ड्रग बना हुआ है ना ये बहुत ही अच्छा है, और 15 साल जैसे ही खत्म होंगे ना हमको वो पहला पर्सन बनना चाहिए जो ये ड्रग का पेटेंट खरीदना चाहिए। तो बी लिमिटेड क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाती है आज ही के दिन, और वो कॉन्ट्रैक्ट होगा बाय करने का। सिंपल सी बात है। और जो बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट वो आज है क्या, नहीं, वो तो 15 इयर्स लेटर ऑन है, तो वो एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है। अब मुझे बताओ, जब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे बाय करने के लिए, उस केस में हम लोग उस सिनारियो क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं वो जो सिनारियो होता है वो कॉल ऑप्शन का होता है। करेक्ट, इसमें कोई डाउट है? कॉल ऑप्शन का होता है, यस। तो अब ये कॉल ऑप्शन में जब एंटर होंगे तो उसके लिए ये जो ए लिमिटेड है वो डे वन पे प्रीमियम तो चार्ज करेगी ना, प्रीमियम पे करना पड़ेगा ना बी लिमिटेड को, और ए लिमिटेड चार्ज करेगी। और इस प्रीमियम को हम लोग नथिंग बट क्या बोलते हैं, हम लोग प्रीमियम को हम लोग नथिंग बट क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोलेंगे। हम लोग को यहाँ कॉल ऑप्शन को, ये जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन है ये निकालना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बी लिमिटेड, और ये बाय ऑप्शन है कॉल ऑप्शन। तो इसके लिए यहाँ पे जो लिखा ग्रोथ ऑप्शन इज नथिंग बट यूरोपियन कॉल ऑप्शन। और ग्रोथ वर्ड इसलिए यूज में लिखा गया क्योंकि ये 15 इयर्स तक ए लिमिटेड के पास होगा। अगर ये ड्रग प्रॉपरली ग्रोथ होते गई तो 15 इयर्स लेटर ऑन, अगर ये ड्रग 15 साल बाद एकदम ग्रोथ स्टेज में है तो बी लिमिटेड अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। अदरवाइज बी लिमिटेड को लग रहा है नहीं यार ये तो ड्रग्स बना है ए लिमिटेड, ये तो ग्रोथ हुई ही नहीं, ये तो नील हो गई, इसका कुछ निकला ही नहीं निष्कर्ष, यानी कुछ कंक्लूजन निकला ही नहीं, तो उस केस में बी लिमिटेड ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगी। बट बी लिमिटेड को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आफ्टर 15 इयर्स लेटर ऑन भी ये जो ड्रग है ये वैलिड है और अच्छा ग्रोथ दे रहा है, अच्छा अर्निंग करके दे रहा है। उस केस में बी लिमिटेड क्या कर सकती है, ए लिमिटेड से जो कॉल ऑप्शन में एंटर हुई है वो खरीद सकती है उसका पेटेंट का राइट। और पेटेंट का राइट खरीदने के लिए आज बी लिमिटेड को प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जिस प्रीमियम को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन। आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको कंसेप्ट नोट्स पे लेके जाऊंगा। थोड़े बहुत फॉर्मूला में चेंजेस है, फॉर्मूला में जो ब्लैक शोल्स का मॉडल है वो सेम है, बस दो जगह पे चेंजेस है। वो क्या चेंजेस है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन रिवाइज कर लेंगे। डिटेल में इलस्ट्रेशन रिवाइज होगा, आराम से टेंशन लीजिए। और इस सीरीज के अंदर, ये सेशन के अंदर आपको एक चीज और इनपुट मिल जाएगी कि कैसे हम लोग टेबल का यूज करके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज करके हम लोग वैल्यू डिराइव करते हैं, ND1 ND2 जो आएगी। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए क्या लिखा है, इज एवरीथिंग फाइन? Illustration 4. ABC Limited is a pharmaceutical company possessing a plant, not plant, a patent. ABC Limited is pharmaceutical company possessing a patent of drug called Adrex. ठीक है, a medicine for AIDS patient. तो जो AIDS के पेशेंट्स होते हैं उनके पास उसके लिए क्या एक ड्रग है जिसका नाम है एड्रेक्स, जो ABC फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास एक पेटेंट है कि वो हक करते हैं, यानी उनके पास एक पेटेंट है जिसका नाम क्या है, एड्रेक्स ड्रग है
वो ड्रग का नाम है एड्रेक्स और उसके लिए उन लोगों ने पेटेंट बना के रखा है, ये एबीसी लिमिटेड के पास है, ठीक है। Being an approach, drug ABC Limited holds the right of production of drugs and its marketing, ठीक है। तो ABC Limited के पास उसको प्रोडक्शन करने का राइट है और मार्केटिंग करने का राइट है, ओके। The period of patent is 15 years after which any other pharmaceutical company produce the drugs with the same formula। अब ये जो पेटेंट का पीरियड है ABC लिमिटेड के पास वो 15 इयर्स तक है और 15 साल के बाद कोई और कंपनी भी उसको प्रोड्यूस कर सकती है। उसके बाद बोला गया है it is estimated that the company shall require to incur 12.5 million for development and market of the drug। और जो कॉस्ट आएगी इसकी डेवलपमेंट और मार्केटिंग की वो कितनी आ जाएगी निकल के $12.5 million। एंड देन आफ्टर बोला गया एज पर द सर्वे कंडक्टेड द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द सेल ऑफ ड्रग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 15 years shall be $16.7 million। अब आपको इतना तो पता होगा ना कि अगर एबीसी लिमिटेड के पास इस ड्रग का पेटेंट है, एवरी ईयर वो ड्रग बनाएगी, मार्केट में सेल करेगी, तो 15 इयर्स उसको कुछ कैश फ्लो होंगे और जब उस कैश फ्लोस को वो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएगी तो उसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 16.7 मिलियन। उसके बाद बोला गया है कैश फ्लो फ्रॉम द प्रीवियस सिमिलर टाइप ऑफ ड्रग हैव एग्जिबिटेड अ वेरिएंस ऑफ 26.8% ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो बोल रहा है अगर कैसी कोई सिमिलर ड्रग है ना उसके अंदर हम लोग वेरिएंस चेक करें तो वो वेरिएंस कितना निकल के आ जाएगा 26.8%। तो ये जो वैल्यू है ये है आपकी वेरिएंस की वैल्यू जो है 26.8%। इसी से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम लोग इसको अंडर रूट कर देते हैं 26.8%। 26.8% को मैं दूसरे शब्द में 0.268 भी कर सकता हूँ। कैसे होगा वो होगा 26.8 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.268। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इसका तो हो जाएगा 0.26। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और वेरिएंस को हम लोग दूसरे शब्दों में स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर भी बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में बखूबी अच्छे तरीके से पढ़ाई गई है। अब आगे देखते हैं। एंड द करंट यील्ड ऑन ट्रेजरी बॉन्ड ऑफ सिमिलर ड्यूरेशन 15 इयर्स इज 7.8%। तो जो करंट यील्ड है ट्रेजरी बॉन्ड के ऊपर सिमिलर ड्यूरेशन वो है 7.8%, ठीक है। ग्रोथ वाला क्यों इसके अंदर फैक्टर कहा गया, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बोला कि अगर 15 इयर्स लेटर ऑन वो ग्रोथ हो गई तो उसको खरीद लेंगे, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा, और अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इसके लिए यहाँ पे ग्रोथ वर्ड यूज किया गया क्योंकि 15 इयर्स तक ये पेटेंट सर्वाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता उसके दिमाग में रखते हुए डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ पेटेंट गिवन जो लॉग की वैल्यू वो है 0.2897 लॉग 1.336 e टू द पावर -1.005 लिखा है 0005 उसकी वैल्यू ये है, और e टू द पावर -1.17 की वैल्यू ये है। ये क्या है? when we are solving the illustrations we will come to it, don't worry। तो देखो अब हम लोग इसके कंसेप्ट नोट्स पे चलते हैं। कंसेप्ट नोट्स में कहाँ पे क्या चेंजेस है, तो अगर आप देखोगे ग्रोथ ऑप्शन हाउ टू सॉल्व इट इज द सेम लाइक ब्लैक-शोल्स मॉडल, refer illustration number 4 with a small variation in formulas। Here the growth factor comes in picture and that's why we need to calculate the expected cost of delay। ये expected cost of delay क्या है? देखो सारा चीज आज ही ईयर 1 में तो नहीं हो रहा है ना, 15 इयर्स बाद होगा तो हम लोग कॉस्ट निकाल देंगे। 15 इयर्स बाद होगा तो एक ईयर पर ईयर पे कितना कॉस्ट हम लोग का रिकॉग्नाइज हो रहा है। इफ यू आर फाइंडिंग कि 1 डिवाइड बाय 15 ये 15 साल होगा तो हम लोग 1 डिवाइड बाय 15 करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ठीक है 15 ईयर तक टोटल 100% हो जाएगा। अगर आप लोग निकालोगे सिंपल ऐसा मान लो कि जो 15 ईयर है वो बिलोंग करता है टोटल 100% तक के टाइम ड्यूरेशन को, तो आप निकालते हो 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन कितना परसेंट आएगा वैसे निकालते हो। तो 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन निकालना है तो 1 डिवाइड बाय 15 कर दो। जैसे आप 1 डिवाइड बाय 15 करोगे यानी 1 डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपका आएगा 6.67%। ये जो है ये 1 ईयर का एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिले है क्योंकि 1 ईयर में इतना हम लोग का कॉस्ट डिले हो रहा है। फिर सेकंड ईयर में जाओगे और ऐड करोगे तो हम लोग अभी फर्स्ट ईयर का हिसाब से निकाल रहे हैं। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि पर ईयर जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिले आएगा यानी जो डिले हो रहा है हम लोग का जो मेन प्रोजेक्ट है जो 15 साल बाद आएगा वो पर ईयर में कितना परसेंट से डिले हो रहा है, वो हो रहा है 6.67% से डिले। तो हम लोग उसको डी से डिनोट करते हैं ऐसे करके और हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं। तो आपको बस इतना समझ के रखना है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा ग्रोथ फैक्टर आए 15 साल बाद 20 साल बाद कुछ होने वाला है तो आपको डी की वैल्यू निकाल देनी है। डी की वैल्यू कैसे निकलती है 1 डिवाइड बाय n, और 1 डिवाइड बाय n इज नथिंग बट योर व्हाट n नहीं लिखना, यहाँ पे n के जगह पे आप t लिख दो।
टी वुड बी मोर बेटर, क्योंकि मैं आपको टी से ही पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें। तो आप 1/टी लिख देना, ठीक है। और इसको अप टू 4 डेसिमल तक ले लेना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी डी की वैल्यू में, फॉर्मूले में क्या वेरिएशन है वो देखो, मैंने ग्रीन से उसको लिख दिया कि सबसे सेम है यहाँ पे भी। आपको ऑप्शन वैल्यू कैसे निकालनी है, स्पॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ND1। बस यहाँ पे जो स्पॉट वैल्यू उसको डिवाइड कर देना e⁻dt से। डी आपका क्या है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डीले, जो आप लोग यहाँ से निकालोगे 1/t करके। और जो टी है वो क्या है, टेन्योर है, जो यहाँ पे 15 ईयर्स है। माइनस एक्स डिवाइड बाई e⁻RT। एक्स क्या थी हमारी, एक्स हमारी एक्सरसाइज प्राइस थी यानी स्ट्राइक प्राइस थी, मल्टीप्लाई बाय ND2। फिर D1 कैसे निकलेगी, D1 निकालने के लिए लॉग लोगे, स्पॉट अपॉन एक्स करोगे। एक्स क्या है हमारी एक्सरसाइज प्राइस, प्लस यहाँ पे मैं सिर्फ पहले R लिखते थे ब्लैक स्टोन्स मॉडल में, यहाँ पे R माइनस डी हो जाएगा, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय टी एंड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ब्रैकेट में √t, ब्रैकेट नहीं आएगा यहाँ पे √t आएगा। एंड हियर D2 कैसे निकलेगा, D2 इज इक्वल टू D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन √t। और कैसे आपको सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले स्टेप 1 में वैल्यू ऑफ D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, फिर ND1 निकालेंगे, ND2 निकालेंगे, और फिर लास्ट में वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालेंगे। सेम गोज लाइक ब्लैक स्टोन्स, बस एक स्मॉल वेरिएशन, यहाँ पे स्पॉट वैल्यू अपॉन e⁻dt लिख देते हैं और यहाँ पे r माइनस डी लिखते हैं, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। तो आइए देखते हैं, इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग लिखेंगे। तो देखिए ये रहा इसका सॉल्यूशन, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन था वो मैंने लिख दिया। अगर आप देखोगे तो ABC लिमिटेड हैव पेटेंट ऑफ ड्रग कॉल्ड एट्रिक्स, ठीक है, लाइफ ऑफ पेटेंट पेटेंट 15 ईयर्स है, वो भी ठीक है। डेवलपमेंट कॉस्ट है 12.5 मिलियन, ये जो डेवलपमेंट कॉस्ट है बनाने की कॉस्ट है 12.5 मिलियन, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम सेल, ये भी लिख दिया। ड्रग एक्सिबिट अ वेरिएंस ऑफ 26.8%, ओके फाइन। करंट यील्ड ट्रेजरी बॉन्ड पे, दूसरे ट्रेजरी बॉन्ड पे आर की वैल्यू दे दी 7.8%। डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ पेटेंट, जहाँ पे लॉक की वैल्यू इतनी दे दी है, e⁻ माइनस 1.005 की वैल्यू इतनी है, एंड e⁻ माइनस 1.17 की वैल्यू इतनी है। 31 पूरा वैल्यू नहीं लिखा है मैंने, 3104 3104, ठीक है। तो जो जो गिवन वैल्यूज थी वो मैंने गिवन वैल्यूज लिख दी, जैसा कि मैं एज यूजुअल लिखता हूँ। फिर सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखा गया, हियर वी आर यूजिंग द ब्लैक स्टोन्स मॉडल, ठीक है फाइन। स्पॉट प्राइस क्या होगी, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज 16.7 मिलियन। सिंपल सी बात है, जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज होंगे उसका जो हम पीवी करके लाएंगे आज के दिन में, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16.7 मिलियन। तो यही तो उसकी स्पॉट प्राइस हो गई, यही तो उसकी आज के दिन की वैल्यू हम लोग निकाला था। आज के दिन की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉट प्राइस। और एक्सरसाइज प्राइस क्या होगी, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट फॉर्मूला। एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट फॉर्मूला, इसको आप लोग ऐसे नजरिए से देखो कि पेटेंट को बनाने के लिए कॉस्ट कितना लगेगा, कितना लगेगा। और अगर मान लो सेम सिनारियो में बी लिमिटेड कंपनी की बात करता हूँ, जैसा मैंने एग्जांपल में बोला था कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का जो मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो बी लिमिटेड है, अगर उसको 15 इयर्स बाद इसको बनाना है, ड्रग को बनाना है, उसको भी तो उतना ही पैसा लगेगा ना। तो 15 साल बाद अगर इस ड्रग के तरफ एक्सरसाइज करना होगा, अगर उसको इस ड्रग को पेटेंट करना है, बनाना है, तो उसके जेब से भी कितना निकलना पड़ेगा, 12.5 मिलियन का उसका खर्चा पहले उसको करना पड़ेगा ना। तो उसको एक्सरसाइज प्राइस उसकी क्या लगेगी, 12.5 मिलियन की कॉस्ट लगेगी ना, तब जाके वो पैसा कमा पाएगा, ये सारी चीजें कर पाएगा ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जो यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस है वो है 12.5 मिलियन, विच इज अ स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। क्यों 12.5 मिलियन को हम लोग एक्सरसाइज बोल रहे हैं, क्योंकि अगर बी लिमिट के हिसाब से आप सोचो 15 साल बाद अगर उसको इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर होना है, पेटेंट का जो भी बोलते, सॉरी ड्रग्स का जो भी पेटेंट खरीद के अगर उसको ड्रग्स बनाना है, मार्केटिंग करनी है, तो उसको उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए उसको 12.5 मिलियन का कॉस्ट तो करना ही होगा ना। तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज प्राइस। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि जो एक्सरसाइज प्राइस है, इट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट फार्मूला इज 12.5 मिलियन। देन स्टैंडर्ड, ये जो है वेरिएंस है, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ था 26.8%, दैट्स इट। वेरिएंस को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर भी बोलते हैं। इसको दूसरे शब्द में ऐसे कर लो और फिर जो नॉर्मल वेरिएंस निकल के आ जाएगा वो आएगा 0.268। और अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मैं इसको अंडर रूट कर दूंगा, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा 0.5177, ठीक है। रिस्क फ्री रेट है 7.8%, जिसको मैं अनदर सेगमेंट में 7.8 डिवाइड बाय 100 और 0.078 है, तो ये मेरा आर निकल के आ जाएगा।
क्या निकल के आ जाएगा मेरा, आर निकल के आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। चलो आगे देखते हैं। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिले निकालना है, जब भी ग्रोथ ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था 1 डिवाइड बाय एन करना है। इसको एन मत कर लो, इसको टी कर लो, तो 1 डिवाइड बाय टी हो गया आपका। देन ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 15, क्योंकि 15 ईयर्स की टेन्योर है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0667। यप, 1 डिवाइड बाय 15 0.0666 सीरीज जाएगी, तो आपको 4 डेसिमल तक लेना है। जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा 6.67। करके देख लेना। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू दी गई है वो लिख दी, इसकी वैल्यू दी गई है वो लिख दी, इसकी वैल्यू दी गई है, और एक्स को हम लोग एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं, वो मैंने लिख दिया। अब फॉर्मूला एज इट इज जो कंसेप्ट नोट्स में था वो यहाँ पे लिख दिया गया कि अगर आपका पीरियड मोर देन 1 ईयर है तो उस केस में फॉर्मूला आपका ये बदल जाएगा। वहां पे हम लोग जो नॉर्मल ब्लैक शोज मॉडल करते थे वहां पे जो टेन्योर होता था वो 1 ईयर से कम का होता था, इसके लिए इतना फर्क नहीं पड़ता था। बट यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो 1 ईयर से ज्यादा का है, तो 1 ईयर से ज्यादा है तो हम लोग का जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिले हो रहा है ना, उसको हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है। तो एक तो हम लोग आर में एडजस्ट करते हैं और दूसरा हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, स्पॉट वैल्यू डिवाइड बाय ई टू द पावर डी टी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन वैल्यू एज इट इज लिख दी, स्पॉट वैल्यू डिवाइड बाय ई टू द पावर डी टी मल्टीप्लाई बाय एन डी वन माइनस एक्स क्या होगा ये आपकी एक्सरसाइज प्राइस डिवाइड बाय ई टू द पावर आर टी मल्टीप्लाई बाय एन डी टू। ठीक है, फिर आएगा d1 इज इक्वल टू लॉग स्पॉट अपॉन एक्स, एक्स क्या होता है आपका एक्सरसाइज प्राइस, प्लस आर माइनस डी प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज टी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ब्रैकेट अंडर रूट टी, एंड d2 कैसे निकलेगा, d1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट टी। चलो तो सबसे पहले स्टेप्स क्या है, स्टेप नंबर 1 वैल्यू ऑफ d1, स्टेप नंबर 2 वैल्यू ऑफ d2, स्टेप नंबर 3 वैल्यू ऑफ nd1, स्टेप नंबर 4 वैल्यू ऑफ nd2, और लास्ट में निकालेंगे वैल्यू ऑफ ऑप्शन। देखते हैं d1 की वैल्यू कैसे आता है। तो सब मेरे साथ हो, यस चलो देखते हैं कि d1 की वैल्यू कैसे आती है, देखते हैं। वैल्यू ऑफ d1 का फॉर्मूला लिख दिया, log स्पॉट अपॉन x प्लस r माइनस d प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर अपॉन 2t एंड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन देन अंडर रूट टी। अगर आप देखोगे तो सेम फॉर्मूला है। चलो अब सारे वैल्यूज को मैं वहां पे पुट कर रहा हूँ। देखो वैल्यूज को कौन कौन से पुट करो, स्पॉट वैल्यू 16.7 मिलियन जो कि क्वेश्चन में थी, कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है वो 16.7 मिलियन है, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि जो इसकी स्पॉट वैल्यू है इट इज नथिंग बट व्हाट 16.7 मिलियन, और एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 12.5 मिलियन, तो वो वैल्यू लिख दी 16.7 डिवाइड बाय 12.5। और इट फिर मैंने लिखा प्लस एज इट इज फॉर्मूले का प्लस। अब आर क्या है आपका 7.8% का, बट उसको हम लोग परसेंटेज हटाएंगे तो 7.8 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा 0.078। फिर माइनस एज इट इज क्वेश्चन का एंड 0.667 ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डील है, जो ये वाला वैल्यू निकल के आया, ये देखो वहां पे मैंने डी की वैल्यू लिख दी। फिर प्लस ये वाला वैल्यू कहां से आया 0.268। अगर आप वेरिएंस में जाओगे तो क्वेश्चन में बोला है जो वेरिएंस है वो 26.8% है, परसेंट हटाना है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो ये निकल के आ जाएगी, तो एज इट इज वो वैल्यू लिख दी एंड डिवाइड बाय 2, जो फॉर्मूले में डिवाइड बाय 2 है वो एज इट इज लिख दिया। फिर टी की वैल्यू 15 है तो 15 लिख दिया एंड डिवाइड बाय 0.5177 कहां से आए, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने निकाला था ना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसको अंडर रूट 0.268 किया तो आंसर आ गया 0.5177। अप टू 4 डेसिमल तक लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखो वही क्या 0.5177 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 15। अब इस पूरे को सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एकदम। मैंने ज्यादा उसमें शॉर्टकट भी नहीं मारा है कि डायरेक्ट ये करने के बाद डायरेक्ट आपको इस पे ला दिया है। बहरहाल हो सकता है वो ला सकते हैं, कोई बात नहीं, बट मेरा मानना है कि जितना सिंप्लीफाइड तरीके से आपको ये मैं चीजें बताऊं उतना और बेटर होगा एंड द चांसेस ऑफ एरर गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.336, दिस डिवाइड बाय दिस करोगे, फिर प्लस एज इट इज आ गया, इन दोनों को माइनस करोगे, दिस माइनस दिस करोगे, आंसर आएगा 0.011। ठीक है, फिर प्लस कर देना, इसको जब सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 0.132, और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई बाय 15 एज इट इज मैंने लिखा, ब्रैकेट इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं दिया है, चलो मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल देता हूँ, इट इज अ जनरल थिंग बट ठीक है,
still I am putting here multiplication. सब में रख दिया मल्टीप्लिकेशन, आ जाओ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन डाल दिया, ये एक्स ऐसा वाला एक्स है, ये एक्सरसाइज प्राइस है। अब आगे देखो, ये सॉल्व कर दिया था हम लोगों ने, ये भी सॉल्व कर दिया था। अभी देखो इसकी वैल्यू log 1.1336 की वैल्यू हमें दी गई है। क्या दी गई है वो मैंने गिवन में लिख दिया कि log 1.336 की वैल्यू दी है, दैट इज 0.2897। तो मैंने लिख दिया 0.2897। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.1453। ये मल्टीप्लाई बाय 15 एज इट इज है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आएगा 2.005। ठीक है। अब आगे मैंने क्या किया, इसके अंदर जैसे आपका ये हो गया, ये भी हो गया, तो दिस एज इट इज आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2.1795 और ये डिवाइड में एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 2.4692 और इसको एज इट इज मैंने लिख दिया। फिर आप जैसे इन दोनों को सॉल्व करोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1.2315। गॉट इट। तो जो D1 का वैल्यू है वो निकल के आ गया 1.2315। चाहिए तो वीडियो पॉज करके, अगर आपको इसको कैलसी पे देखना है ये कैसे क्या प्रॉपर आ रहा है वो आप देख सकते हो। ओके, इसका सॉल्यूशन में भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी अबाउट इट। ये सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डाउट सपोर्ट ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। स्टेप नंबर 2 निकालेंगे अब, वैल्यू ऑफ D2 कैसे निकालेंगे। D2 इज इक्वल टू D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट T। तो D1 की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई, D की वैल्यू एज इट इज देखो, ये वाला जो नीचे वाला वैल्यू आता है ना, D स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 0.5177, ये रही। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ठीक है। तो वो लिख दिया 0.5177 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 15। तो ये 1.2315 माइनस 0.5177 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस। यहाँ पे बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, एकदम जनरल कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होता है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करूंगा, इसका वैल्यू निकालूंगा अप टू 4 डेसिमल तो आएगा 3.8730। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करूंगा, आंसर आएगा 2.005 और जिसमें से दिस माइनस करूंगा, दिस माइनस दिस, तो मेरा D2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस 0.7735। यहां तक आप क्लियर हो। D1 की वैल्यू क्लियर है, D2 की वैल्यू कैसे निकली क्लियर है। अगर आपको चाहिए तो वीडियो पॉज करके आप D1 D2 तक आ सकते हो, एंड इफ यू डोंट वांट पूरा सॉल्यूशन देखना तो पूरा सॉल्यूशन आप देख लेंगे, देखते रहो। अब हम लोग स्टेप 3 पे आएंगे और निकालेंगे वैल्यू ऑफ ND1 और ND2। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से देखोगे तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ND1 ND2 की वैल्यू नहीं दी है। ये रहा इलस्ट्रेशंस आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे कुछ ND1 ND2 या फिर कुछ वैल्यूज दिए, जैसे ब्लैक-शोल्स मॉडल में 1 टेल 2 टेल क्यूमुलेटिव ऐसे कुछ वैल्यूज दी थी। क्या यहाँ पे दिया हुआ है? द बिगेस्ट आंसर इज नहीं, यहाँ पे आपको वो वैल्यू दी ही नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू डिराइव करेंगे, और डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज करते हैं। तो जब कभी एग्जाम में वैल्यू नहीं दी है और आप ND1 आपको निकालना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ, आपको सबसे पहले तो वैल्यू डिराइव करना पड़ेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। जैसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से वैल्यू डिराइव कर लोगे, फिर ये जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला डिराइव फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया था ब्लैक-शोल्स के सेशन में भी कि कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हो क्या है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला डिराइव फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हो क्या आया, ये मैंने आपको ब्लैक-शोल्स के सीरीज में बताया था, रिवीजन सीरीज में। तो उसमें जस्ट पुट करना है और आपको ND1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। आप सबसे पहले ये देखो, आपका वैल्यू चाहिए किसका, N1.2315। मुझे जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू चाहिए N1.2315। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ टेबल कैसे यूज करते हैं। चलो सबसे पहले मैं आपके सामने टेबल खोल लेता हूँ। ये रहा टेबल, ये जो टेबल है ये आपको मॉड्यूल के सबसे लास्ट पेजेस में जाओगे ना, जहाँ आपके हाथ में अगर मॉड्यूल होगा सबसे लास्ट पेजेस में जाओगे तो अपेंडिक्स करके सेक्शन है, जब आप और थोड़े पन्ने पलटोगे तो ये एक एक्सपोनेंशियल टेबल आएगा, और फिर आप जैसे नीचे जाओगे फिर ये आपको लॉगरिथमिक टेबल आएगा,
और ये देखो लिखा ना क्यूमुलेटिव एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिख रहा है क्यूमुलेटिव एरिया अंडर नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन। दिख रहा है क्यूमुलेटिव एरिया अंडर नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपने को तो यही वाला देखना है, क्योंकि ये जो एन डिनोट करता है वो नॉर्मल को डिनोट करता है, हम लोग को यहाँ से वैल्यू दे रहा है। अब वैल्यू कैसे डिराइव करनी है वो देखो। हमको वैल्यू किसका चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 1.2315। तो टेबल पे जब आओगे ना तो आप देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे 0.0 0.1 2 3 4, फिर ये जो जा रहा है ये 1 पे आ गया, फिर पॉजिटिव 1.1 पे आ गया, फिर 2 पे आ गया, फिर 3 पे आ रहा है, दिख रहा है। फिर नीचे जाओगे तो ये खत्म हो जा रहा है, यानी 3 तक जाता है, 3 तक खत्म हो जाता है, यहाँ तक की वैल्यू दी है। अब ये कैसे बनता है, अगर आपको वैल्यू चाहिए 0.1 और ये जो चीज चलेगी ना ये सिर्फ अप टू 3 डेसिमल तक ही चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज होगी अप टू 3 डेसिमल भी नहीं चलेगी, सॉरी, यहाँ पे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप वैल्यू निकालोगे वो सिर्फ अप टू 2 डेसिमल। तो अगर आपको 0.12 का वैल्यू चाहिए तो आप कैसे निकालोगे, तो 0.1 सबसे पहले 0.1 पे आना। अगर आप पूरा देखोगे ये 3 डिजिट्स है, ठीक है, ये जो आप पूरा देखोगे 3 डिजिट्स है, तो जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स है, जो स्टार्टिंग के, देखो वापस लिखता हूँ 0.12, मुझे इसका n का वैल्यू चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कितना प्रोबेबिलिटी होगा, यानी कि तो जो ये जो पूरा वैल्यू वो 3 डिजिट्स का है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप 2 डिजिट्स को पकड़ना, यहां से कौन से वाले साइड से, इस वाले साइड से, यानी राइट साइड है तो आपको लेफ्ट साइड से आना है, लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स लेना। तो देखो 0.1, तो यहाँ पे देखोगे 0 0.1, ये रहा, आपको 0.1 मिल गया। अब 0.1 वाले टेबल पे रहना, 0.1 वाले टेबल पे रहना, फिर जाना 2। अब ये 2 कहां से मिलेगा, तो जो 0.12 है उसमें से आप माइनस कर देना, क्या ये जो स्टार्टिंग की वैल्यूज है ना 0.1, उसको आप माइनस करना 0.1, तो आपका आंसर निकल के आएगा 0.02। और ये वाली जो टेबल देख रहे हो आप, इसके अंदर आप 0.02 ढूंढना, देखो 0.02 इधर है, मिला। अब आपको ये वाले लाइन में देखना है कि 0.02 किधर आ रहा है, तो देखो ये वाले लाइन में आप आगे जाते गए और यहाँ पे आ रहा है 0.02, तो ये वाला जो वैल्यू है वो आपका वैल्यू है 0.12 का, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू निकल के आएगा वो 0.5478 निकल, ये उसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। समझ में आया आपको ये बात, एक बार चाहिए तो मैं वापस बता देता हूँ, सो दैट आपका जो कंफ्यूजन है, एक बार दूसरा एग्जांपल लेके आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको देखने आना चाहिए। मान लो मुझे जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 2.07 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। कैसे निकालूंगा, तो सिंपल है, सबसे पहले ये 3 डिजिट्स है, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को लूंगा और यहाँ पे प्लॉट करूंगा, ये 0 है, 0.1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 क्या चाहिए मुझे 2.0 चाहिए। तो आप देखोगे तो आपको 2 इधर दिख रहा है और यहाँ पे मैं 2.0 इसी को बोल सकता हूँ, तो 2 वाली वैल्यू मेरी निकल गई। फिर मैं इसमें से 2.0 माइनस कर दूंगा स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को, और माइनस करने के बाद आंसर मेरी जो आएगी वो निकल जाएगी 0.07। तो देखो 0.07 इधर मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, अब आप देखोगे 2 इधर है, 0.07 इधर है, तो 2 के लेवल में जाओगे और 0.07 इधर से आएगा, तो ये वाली जो वैल्यू निकल के आ गई आपकी, ये वाली जो वैल्यू निकल के आ गई 0.9808, दिख रहा है 0.9808, ज्यादा छोटा हो गया, देखो 0.9808, it is nothing but what, it is nothing but the probability of occurring n 2.07। तो 0.27 की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 0.9808। अब एक लास्ट सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको, अगर मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए n की 1.23 की, तो इसमें कैसे वैल्यू निकलेगी, तो आप सबसे पहले लिखोगे 1.23, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को पकड़ोगे और यहाँ पे सर्च करोगे 1.23, ये रहा 1.23, ठीक है, ये देखो ये रहा आपका 1.23, मिल गया। फिर बचे हुए वैल्यू में से 1.23 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.03। अब आप देखोगे 0.03 किधर है, 123 ये रहा, सॉरी, तो 1.2 हो गया एंड 0.03 हो गया। तो यहाँ पे जाओगे ऐसे,
यहाँ से आना 0.033333, ये यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये वाला जो वैल्यू आया ये वाला 0.8907, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.8907। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये वैल्यू है नेचुरल नंबर 1.2। पता चल गया कैसे देखते हैं? तो आपको हमेशा 3 डिजिट्स में ही देखना पड़ेगा, तो जो नंबर्स है उसको देखना पड़ेगा कि वो नंबर्स कौन से 3 डिजिट्स के बीच में फॉल हो रहे हैं, और फिर आपको इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज करना होगा। एक बार में नेगेटिव वाली वैल्यू भी कैसे देखते हैं, सेम वैल्यू भी देख, नेगेटिव वाली वैल्यू कैसे देखते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ कि आपको तो ये पता है ना, ये टेल होती है, फिर ये ऐसे जाती है, ऐसे आता है, एक मिनट को, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे होगा, फिर ये वाली जो चीजें होती है पॉजिटिव साइड होती है, फिर ये वाली जो चीजें होती है नेगेटिव साइड होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नेगेटिव में भी तो निकल सकता है, तो नेगेटिव वाले कैसे साइड देखते हैं वो देख लो। अगर मैं बोल रहा हूं मुझे n माइनस 0.07 चाहिए, तो देखो आप 0 पे आ जाना, 0.0 पे आ जाना, माइनस करना, 2 डिजिट देखो ये रहा 0.0, यही होगा, और 0.07, तो 0.07 आपका ये रहा, तो जिसका वैल्यू निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 0.4721। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे n माइनस 1.23 की वैल्यू चाहिए, तो आप सबसे पहले ये दो डिजिट्स देखना, ये रहा 2 डिजिट्स माइनस 1.2, और फिर आप देखोगे इसमें से माइनस कर देना 1.2, जैसे इसमें से लेस कर दोगे यानी ऐड, तो इसका जो फिर जो बचा हुआ डिजिट्स मिलेगा वो लास्ट का ये वाला डिजिट्स, तो 0.03 देखना है, तो ये रहा 0.03 माइनस 1.2, 0.03, यहाँ से ऐसे जाना और यहाँ से ऐसे आना, तो ये वाली जो वैल्यू है 0.1093 वो उसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस 1.23 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, समझ गया कैसे करना है? अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। अब आपको टेबल कैसे देखना वो मैंने बता दिया। अब देखो मुझे बताओ, ये जो नंबर है 1.2315 वो किस 2 डिजिट्स के बीच में आएगा? अगर मैं बोलूं कि 1.23 इधर है एंड 1.24 इधर है, तो क्या इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये 1.2315 फॉल होगा? खुद सोचो ना, 1.23 और 1.24, अगर इसमें कुछ ऐड कर दूं तो 1.2315, यानी इन दोनों के बीच में मेरा 1.2315 तो फॉल होगा, यानी वहां बीच में कहीं तो वो आएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1.23 की वैल्यू ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल टेबल से, और 1.24 की वैल्यू ले लेते हैं। जैसे ये दोनों वैल्यू हमको मिल जाएगा, अब ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी, कैसे डिराइव होगा मैं आपको बताऊंगा। फिर जैसे ये दोनों वैल्यू मुझे आ जाएगी, उसके बाद में ये जो डिराइव्ड फॉर्मूला इसमें रखूंगा और मेरे n की वैल्यू निकाल दूंगा, nd1 की जो वैल्यू आएगी वो निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं n 1.23 की वैल्यू और n 1.24 की वैल्यू। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे निकलती है। n 1.23 निकालना है ना, अभी निकाला था जस्ट, वो n 1.23 की वैल्यू ही थी। तो n 1.23 निकालना है, यानी स्टार्टिंग के 2 डिजिट, तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट इधर की 1.23 निकालना है, 3 आ गया, माइनस करेंगे 1.2 0.03, तो ये आ गया 1.03। तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को छोड़ दे रहे हैं, जब आप ये 2 डिजिट्स को छोड़ दोगे जो लास्ट में बचेगा वो 3 बचेगा, बट उसके आगे आपको कुछ क्या लगाना है, 0.0 लगाना है, तो 0.03, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.8907, तो मैंने वही लिख दिया। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा निकल के वो आएगा 0.8907, जो कि आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखे। अब हम लोग निकालते हैं 0.12 सॉरी 1.24 की वैल्यू निकालते हैं, तो 1.24 की सेम उसके बाद वाली वैल्यू होगी, तो 1.2 इधर है, ये देखो 1.2 इधर है और 0.04 इधर है, तो ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 0.8925। अगर आपको और बेटर तरीके से बतानी है 1.24, तो पहले ये 2 डिजिट्स इधर प्लॉट हो गया, ठीक है, एंड लास्ट का 4 आएगा, तो 4 के आगे कुछ नहीं, तो 0.04 लगाना है आपको, और यहाँ पे आएगा और ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, यहाँ से ऐसे डाउन होगी और यहाँ से ऐसे डाउन होगी, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.8925। तो मैंने लिख दिया 0.8925, तो 1.24 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.8925। ठीक है, और जो हम लोग का ये वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं बीच में डिराइव होगा। तो चलो फॉर्मूला की जो वैल्यू, फॉर्मूला जो डिराइव वो लिख दिया था हमने, वो लिख दिया। वैल्यू एट स्मॉल एन पे वैल्यू क्या है, अगर आप देखोगे 1.23 छोटा है और 1.23 इज बिगर नंबर। ओके, तो स्मॉल एन पे वैल्यू जो आएगी वो लिखेंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे लार्ज नंबर पे जो वैल्यू है यानी ये वाली वैल्यू, और वैल्यू लिखेंगे स्मॉल नंबर पे वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू। ठीक,
लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड एन मुझे ये चाहिए माइनस स्मॉल एन यानी मेरा ये हो। गॉट इट। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। वैल्यू एट स्मॉल एन कितना है, वैल्यू एट स्मॉल एन मतलब वैल्यू एट एन 1.23, फिर वैल्यू एट लार्ज एन वैल्यू एन 1.24 आएगा, और वैल्यू जो आएगी n.23। तो मैंने वैल्यूज सारे बस लिख रहा हूँ कि कहाँ पे क्या क्या मैं लिखूंगा। लार्ज एन मेरा ये है, स्मॉल एन मेरा ये है, रिक्वायर्ड एन मेरा ये है, और स्मॉल एन मेरा ये। अब सारे जहाँ पे वैल्यू वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे नंबर है वहाँ पे नंबर्स पुट करेंगे। तो वैल्यू एन 1.23 की कितनी है 0.8907, तो मैंने 0.8907 लिख दी। फिर वैल्यू n.24 की वैल्यू कितनी है 0.8925 वो लिख दिया। ठीक है, समझ रहा है, कुछ नहीं किया, एकदम नॉर्मल फॉर्मूला जो वो रखा, फिर जो जो वैल्यू चाहिए वो रखी, और जो भी वैल्यूज है वो डिराइव वो लिख रहा हूँ मैं। 8925 वैल्यू आई वो लिख दी। वैल्यू ऑफ एन 1.23 की वैल्यू कितनी कितनी है तो वो लिख दी, डिवाइड बाय एन 1.24 तो 1.24 लिख दिया, और माइनस 1.23। और यहाँ पे मेरे को रिक्वायर्ड एन कितना चाहिए था 1.2315 माइनस 1.23। ठीक है, गॉट इट। अब आगे बढ़ूंगा, ये एज इट इज आ गया, दिस माइनस दिस करूंगा तो ये आ जाएगा, दिस माइनस दिस करूंगा तो ये आएगा, और दिस माइनस दिस करा तो ये आएगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, दिस पूरे को सॉल्व कैसे करेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, और फिर जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। इन दोनों को जैसे ही प्लस करेंगे हमको ये मिलेगा, और इसको अगर मैं और राउंडिंग ऑफ करूं तो 0.8910 होगा। ये 97 है, इसको 10 कर देगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 0.8910 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एनडी। ठीक है, इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एनडी। व्हाट इट। अब एनडी2 निकालते हैं, एनडी2 का वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ एनडी2 देखो कैसे आता है। वैल्यू ऑफ एनडी2 यानी एनडी2 डी2 की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी, डी2 की वैल्यू आई थी हम लोग की, वो आई थी -0.7735, माइनस में आई थी। तो मैं बोलूंगा अगर मैं आपको कुछ डिस्कशन करूं तो मुझे आप नॉर्मली खुद सोच के बताना कि 1 बिगर है कि 2 बिगर है कि 3 बिगर है। ऑफकोर्स ये क्या पूछ रहे हो, तो सिंपल है, 1 इज छोटा, 1 छोटा है एज कंपेयर टू 2, एंड 2 छोटा है एज कंपेयर टू 3। गॉट इट। अब मेरे को दूसरा एग्जांपल, -1 बड़ा है, -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, बड़ा इसमें से बिगर कौन सा वैल्यू है। सर ऑफ कोर्स -3 होगा, यहाँ यही बड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो अगर मैं एक लाइन प्लॉट करूँ ना तो ये 1 2 3 ऐसे चलती है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव के साथ जाऊंगा ना तो -1 आता है, फिर -2 आता है, फिर -3 आता है। मतलब अगर आप जनरल सेंसेस में देखोगे ना तो पॉजिटिव वैल्यू में जो असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ती जो रहती है, पॉजिटिव वैल्यू में जितनी जितनी बड़ी वैल्यू दिखती है वो बिगर वैल्यू होती है, एंड इट इज अ बिगर वैल्यू। बट जब हम लोग नेगेटिव में आती है ना, जब हम लोग नेगेटिव में आते हैं तो नेगेटिव साइड पे जो छोटी वाली वैल्यूज आती है ना वो बड़ी होती है, क्योंकि आप देखोगे -1 पहले आ रहा है, फिर -2, फिर -3। तो आपको हमेशा ये याद समझ के रखना है कि पॉजिटिव साइड में जो बड़ा नंबर वो बड़ा है, लेकिन नेगेटिव साइड में जो बड़ा नंबर है एक्चुअल में वो छोटा है, और जो छोटा है एक्चुअल में वो बड़ा है। वापस बता रहा हूँ, पॉजिटिव साइड में जो बड़ा नंबर दिख रहा है, जो बिगर नंबर है, वो इट इज एक्चुअली द बिगर नंबर, बट इन केस ऑफ नेगेटिव साइड द नंबर विच इज बिग इट इज इन एक्चुअल सेंस इट इज नॉट बिग, इट इज स्मॉल, और द नंबर विच इज स्मॉल नंबर जो हम लोग ऐसा देखने से लग रहा है, अगर आप माइनस साइन हटाओगे तो देखो अगर ये तो बड़ा है, लेकिन जैसे ही माइनस साइड उसमें ऐड करोगे वो छोटा बन जाता है। समझ में आ रहा है ये बात, तो आपको ये चीजें समझ में चल रही है कि नेगेटिव साइड में जितना माइनस साइड हटा के देखोगे तो बड़ा दिखेगा, लेकिन जैसे ही माइनस साइड लगाना तो उसमें छोटा हो जाएगा। तो लोग ऐसे लाइन चलती है। तो अगर इसका लॉजिक आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया। तो अगर मैं यहाँ पे ND1 की बात करूँ तो मुझे बताओ 0.77 बिगर है कि 0.78 बिगर है विदाउट माइनस। मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, बताओ यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा। सिंपल सी सर, सिंपल बात है, जो 0.77 है विदाउट माइनस साइन इट इज अ स्मॉलर नंबर, और जो 0.78 है वो बिगर नंबर है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके सामने माइनस लगाया, अब बड़ा कौन सा हो गया। अब जो इसमें जो बिगर नंबर है वो 0.77 है, और जो स्मॉलर नंबर है वो 0.78 है। गॉट इट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो 0.78 है माइनस और पॉइंट और माइनस 0.77 ये एन। तो यहाँ पे जो पॉइंट
-0.78 it is a smaller and -0.778 it is a bigger। अब आओ इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यू निकालते हैं कि वैल्यू क्या आएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोग को वैल्यू कौन सी निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है 0.7735। तो ये जो 0.7735 ये कहीं ना कहीं 0.77 और 0.778 के मिड में आएगी। तो हम लोग को पता है कि इस पूरे 4 की वैल्यू तो नहीं निकलती, 2 की वैल्यू पता है, उसको यूज करेंगे और इसकी वैल्यू पे हम लोग डिराइव होंगे। बट आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जो माइनस है 0.77 वो यहाँ पे बिग वैल्यू है, लार्ज नंबर है, और जो -0.78 है वो यहाँ पे स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, चलो टेबल पे जाते हैं, टेबल 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 टेबल, माइनस वाले टेबल पे, क्योंकि ये माइनस की साइन है। माइनस माइनस माइनस, क्या पूछा वैल्यू, वैल्यू पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 0.77 है ना, वही पूछ रहा है ना, 0.77। जी हाँ, तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग है 2 डिजिट विथ पॉइंट 0.7, तो 0.7 आपका ये रहा। ठीक है, और फिर लास्ट का 1 डिजिट वाला कौन सा था, 7 था, लास्ट का 1 डिजिट है ये 7। तो आगे कुछ नहीं तो 0.07 देखेंगे, तो 0.07 जैसे आप इस पे आओगे 0.07 ये रहा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी -0.7 से ऐसे ऐसे चलेगी और ये वाली वैल्यू यहाँ से आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.2206। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई 0.2206, 0.2206। सेम लाइक देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0.2206। ठीक है, गॉट इट। अब हम लोग 7/8 की वैल्यू देखते हैं। 7/8 वाली वैल्यू तो साइड में ही होगी ना, ये रही 0.07 इधर है, इसमें प्लस करेगी 0.08 तो आपका 0.78 मिलेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.2177। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0.2177। ओके, गॉट इट। वैल्यू कैसे डिराइव हो गई टेबल से, समझ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने के लिए सेम जो फॉर्मूला है वो लिख दिया, value at small number plus value at large number minus value at small number divided by large number minus small number multiply by required number minus small number। ओके, अब इसी वैल्यू को मैंने जस्ट पुट अप कर दिया कि यहाँ पे स्मॉल नंबर क्या है -0.78, वो कैसे मैंने, और स्मॉल नंबर -0.78 कैसे है वो भी मैंने आपको उसके पीछे का लॉजिक दे चुका है, दे दिया। तो -0.78 इज अ स्मॉल नंबर, देन आफ्टर वैल्यू एट स्मॉल लार्ज नंबर आपका -0.77 है, माइनस वैल्यू एट स्मॉल नंबर आपका -0.78 डिवाइड बाय, ये चीज ना एग्जाम में बहुत कॉन्शियसली करना, एकदम कॉन्शियसली करना। जहां आपने इसको -0.78 को लार्ज समझाना वहां पूरा क्वेश्चन गलत लग जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना कि माइनस का साइन है, देन लार्ज नंबर आपने लिख दिया -0.77 माइनस n -0.78 दैट इज लार्ज माइनस स्मॉल, और रिक्वायर्ड आपको ये था that is -0.7735 minus n.0.78 it is a small number। ठीक है, अब जिसकी जो वैल्यू वो लिखेंगे, जिसका वैल्यू है उसको n की वैल्यू एज इट इज लिखेंगे। तो इसका जो वैल्यू है वो है 0.2177, ये देखो 0.2177, तो वो लिख दिया 0.2177 एज इट इज। इसकी जो वैल्यू है वो है 0.2206, तो वो लिख दिया 0.2206 माइनस 0.2177 एज इट इज, इसकी जो वैल्यू थी वो लिख दी, ये वैल्यू आ गई। डिवाइड में देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको क्या ध्यान देना, देखो -0.77 -0.78 कर रहे हो आप, देखो यही हो रहा है, ये -0.77 है, फिर यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे -0.78 है। ठीक है, तो आपको पता है कि माइनस माइनस को अगर माइनस करोगे तो माइनस माइनस इज नथिंग बट जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है ये प्लस होता है। तो इसका जो नेक्स्ट वर्जन निकल के आएगा वो क्या निकल जाएगा, -0.77 प्लस 0.78। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.01। लेकिन आप देखोगे बिगर वैल्यू किसकी है 0.78। अगर आप पॉजिटिव टर्म में देखो, पॉजिटिव अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहते हो कर सकते हो, 0.77 लिखना, उसके आगे माइनस का साइन लगा देना, प्लस 0.78 करोगे
आपका आंसर आएगा 0.01 पॉजिटिव। तो ये आपका पॉजिटिव 0.01 है। ये कैसे आया, बहुत जरूरी है। आपके पास जो माइनस की वैल्यू है -0.077, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस 0.78 हो जाता है। तो प्लस 0.78 बिगर वैल्यू है और -0.77 स्मॉलर वैल्यू है, छोटी वैल्यू है। इसके लिए जैसे उसको माइनस करोगे तो आपका आंसर डिफरेंस ये निकल के आएगा और उसके आगे जो साइन आएगी वो पॉजिटिव आएगी, प्लस आएगी, लेकिन प्लस हम लोग लिखते नहीं, इसके लिए ये लिखा गया। तो ये कैसे आया वो बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, आगे मैं इसकी बात करूंगा। अगर इसको सॉल्व करना है, -0.7735 माइनस फिर -0.7, तो ये भी सेम एज इट इज उसी तरह जाएगी कि -0.7735 माइनस फिर माइनस है 0.78, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका जो डेरिवेशन निकल के आएगा वो 0.7735 प्लस 0.78। जब आप इसको कैलसी पे सॉल्व करोगे, कर लेना 0.7735 माइनस का साइन लगा देना, फिर प्लस प्रेस करके 0.78 करना, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 0.0065। तो ये आपका पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो यही देखो यहाँ पे इसका आंसर आ गया है। ओके, गॉट इट। तो आपको मैंने सारे वैल्यूज बता दिए कैसे क्या करके आए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। देखो एज इट इज एंड दिस माइनस दिस कर दिया हम लोगों ने, इसकी वैल्यूज लिख दी, ठीक है, 0.01 ये सारा लिख दिया, ठीक है। ये एज इट इज आ गया, दिस माइनस दिस करेंगे ये आएगा, ये भी एज इट इज नीचे है और ये भी एज इट इज नीचे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, दिस डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये, और ये एज इट इज ही है, दिस प्लस दिस करेंगे आंसर आएगा 0.219585 एंड मैंने एज इट इज ये लिख दी। फिर जब इसको राउंडिंग ऑफ करोगे अप टू 4 डेसिमल, तो देखो क्या होगा, 21 एज इट इज होगा, 9 भी एज इट इज होगा, यहाँ पे 8 है, जैसे ये 5 है इसको 6 बनाएगा और ये 6 ये 5 को 6 बना देगा, तो 0.2196 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एनडी। एंड आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि एनडी2 की वैल्यू कैसे डिराइव की, ठीक है। और एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो माइट भी वो आपको एन की वैल्यू दे देंगे, और नहीं देंगे तो वो टेबल अरेंज होती है, आप लोग मांग सकते हो टेबल, बट मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनर्स की एन की वैल्यू दे देगा। जब पेपर अगर इसको एग्जामिनर को टफ बनाना हो तो ही वो ये ग्रोथ ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे, ठीक। अब देखो स्टेप नंबर 5 में हम लोग वैल्यू ऑप्शन निकालेंगे। वैल्यू ऑप्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो फॉर्मूला एज इट इज हम लोग लिख दिया, स्पॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय nd1 डिवाइड बाय e टू द पावर dt माइनस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर rt मल्टीप्लाई। अब हम लोग पूरा फॉर्मूले को तोड़ते हैं। तो ये फॉर्मूले को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्पॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय e टू द पावर dt लिख सकता हूँ ना। मैं बोलूंगा 100 डिवाइड बाय 100, या फिर मैं बोलूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100। तो मैंने जो उसको तोड़ा है, तो मैंने तोड़ने के बाद लिख दिया स्पॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 टू द पावर e dt और nd1 को एज इट इज रखा। क्या इस वाले फॉर्मूले को भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय e टू द पावर rt लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, और nd2 की वैल्यू ऐसे लिखी। अब आपको ये बात पता होगी कि अगर मैं 1 अपॉन e टू द पावर dt लिखूं और अगर मेरे को इसको ऊपर लेके जाना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, e टू द पावर, बस 1 डिवाइड बाय जो वैल्यू है उसके आगे मैं माइनस लगा देता हूँ, तो इसका मतलब होता है कि ये ऊपर आ गया, उसको क्या बोलेंगे e टू द पावर ऑफ माइनस dt। अगर 1 डिवाइडेड बाय 7 है तो इसको मैं, अभी ऊपर तो कुछ है नहीं, चलो e टू द पावर 7 है तो इसको मैं e टू द पावर माइनस 7 भी लिख सकता हूँ। गॉट इट। तो मैंने बस यहाँ पे वही किया है कि जो e टू द पावर dt है, हम लोग ने e टू द पावर dt को क्या कर दिया, हम लोग क्या e टू द पावर माइनस dt कर दिया क्योंकि वो ऊपर आ रहा है वैसे, और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय ये कर दिया, एंड nd1 की वैल्यू भी एज इट इज, और इसको भी सिम 1 टू द पावर e टू द rt को क्या कर दिया, e टू द पावर माइनस rt कर दिया। ओके, मल्टीप्लाई है, ये माइनस लगा है, ठीक है, फॉर्मूले में अभी डिराइव होगा ना, जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू के लिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। अब हम लोग सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। स्पॉट वैल्यू है 16.7 मिलियन, ये देखो कैसे गिवन में हम लोग ने लिख दिया था, ये देखो स्पॉट वैल्यू 16.7 मिलियन, एक्सरसाइज प्राइस 12.5 मिलियन, ठीक है। तो वो चीजें मैंने लिख दी यहाँ पे दोनों, गिलो आ गया, ये लिख दिया ई, डी का वैल्यू निकाला था -0.0067, तो अप टू 4 डेसिमल तक हम लोगों ने लिखा, देखते वही है ना, यहाँ पे तो 667 आ रहा है,
0.0667 मल्टीप्लाई बाय 15, हाँ राइट 0.0667 है। मैं उसको सही करता हूँ 0.0667 मल्टीप्लाई बाय 15 और यहाँ पे 3 अब जाके राइट है। ठीक है, तो मैंने एज इट इज लिखी ND1 की वैल्यू हम लोग ने अभी डिराइव की 0.8910 वो लिख दी। देन आफ्टर x की वैल्यू स्पॉट वैल्यू क्या थी, सॉरी एक्सरसाइज प्राइस 12.5 मिलियन वो लिख दिया। देन r की वैल्यू आपके आ गई निकल के 0.078, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा होगा, हम लोग ने क्वेश्चन में निकाला ना, ये 7.8% r की रेट थी, उसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो आपको यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये माइनस माइनस का जो साइन है वो तो लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 15 r का वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 15 10 और मल्टीप्लाई बाय ND2 की वैल्यू आ गई 0.2196। तो जो भी हम लोग ने अब तक वैल्यूज निकाले वो सारे वैल्यूज जैसे यहाँ पे पुट अप किए। अब पुट अप करने के बाद सॉल्व करो, सिंपल है 16.7 एज इट इज, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1.0005 मल्टीप्लाई बाय ये एज इट इज लिखा, फिर ये माइनस की साइन 12.5 एज इट इज आएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1.17, देख लेना करके 0.078 मल्टीप्लाई बाय 15 और ये एज इट इज लिख दी। ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी वैल्यू देखो क्वेश्चन में दी हुई है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देखो देखो दिखा e टू द पावर 1.005 की वैल्यू कितनी है 0.3677, तो देखो वही लिखा है 0.3677 और इसकी वैल्यू भी दी गई है e टू द पावर 1.17, e टू द पावर 1. तो देखो यहाँ पे माइनस है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.3104, तो वो लिख दिया 40। तो ये माइनस में है ना, ये माइनस में है, इसके लिए ऐसा लिखना पड़ेगा, वो चीजें करनी होती है। सर एक चीज बताओ हमको, 1 डिवाइड बाय e टू द पावर 1.0005 की वैल्यू भी क्या 3.367 ही आएगी? नहीं, वो नहीं आएगी, वो गलत होगी, दोनों ही वैल्यू अलग होती है। कैसे अलग होती है, एक्सप्लेन करो ना सर। आप ना सिर्फ 100 लिखो और 1 डिवाइड बाय 100 सॉल्व करो, देखो दोनों का आंसर अलग है, 1 डिवाइड बाय 100 करो आंसर आएगा 0.0 और सिर्फ 100 लिखो आंसर अलग आ रहा है ना, तो वही आपको ध्यान रखना। अब वो थोड़ा फॉर्मूले में वेरिएशन है, इसके लिए एग्जामिनर ये वाली चीजें क्यों दे देता पता है, ये जो चीजें देता है ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए देता है, लेकिन अगर आपने ये सेशन देख लिया, ये जो लेक्चर देख लिया, तो इसके बाद आपको ये कंफ्यूजन होगा ही नहीं, आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से डिराइव हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, सारे वैल्यूज प्लॉट कर दिए, यहाँ पे भी सारे वैल्यूज प्लॉट कर दिए, इन तीनों को सॉल्व करोगे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस आंसर आएगा 5.471 अप टू 3 डेसिमल्स, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस आंसर आएगा 0.852 अप टू 3 डेसिमल, इसको माइनस करोगे आंसर आएगा 0.61, सॉरी 0 पॉइंट बोल रहा हूँ, आंसर आएगा 4.619 और ये अप टू 3 डेसिमल्स तक लेना है, और इससे जो वैल्यू ऑफ पेटेंट निकल के आएगी वो आएगी $4.619 मिलियन। और अगर आप आंसर देखोगे इसका तो आंसर भी आपका उतना ही निकल के आता है। सारे आंसर अगर मैच कराने हैं आपको, सारे आंसर मैच करा देता हूँ, देखो D1 की वैल्यू 1.2315, चलो लेके चलता हूँ आपको सारे आंसर की तरफ। D1 की वैल्यू D1 है, D2 है 1.2315, ठीक है। D2 की वैल्यू माइनस 0.7735, D2 की वैल्यू माइनस, ये देखो माइनस 0.7735, फिर ND1 की वैल्यू आ गई 8910, ये देखो 8910, देखो अब इन लोगों ने डायरेक्ट ही दे दिया, अब अगर आप लेके बैठोगे बोलोगे ये कहाँ से आए भाई, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा, मैं भी देख रहा था, मैंने कहाँ से आ गया डायरेक्टली, फिर मुझे पता चला कि अच्छा वो टेबल यूज करना है, वहां से वैल्यू डिराइव करनी है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फॉर्मूला जो डिराइव करके बनाया था उसमें पुट अप करना है, फिर जाके उसकी वैल्यू आएगी। तो देखो ये करते कभी कभी डायरेक्टली दे देते, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से आया, ये वहां से डिराइव हुआ है, उसका डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया। तो ND1 की वैल्यू है 0.8910, यहाँ पे भी 8910 आ गई, एंड फिर हम आगे चलेंगे, ND2 की वैल्यू है 0.2196 और जो फाइनल आंसर है वो है 4.619, दैट इज 4.619, और जो वैल्यू ऑप्शन निकल के आ गई वो आ गई 4.619 मिलियन। सो दिस इज योर ग्रोथ ऑप्शन का इलस्ट्रेशन। अब मैं आपको सॉल्यूशंस दिखा देता हूँ और ये जो सॉल्यूशन है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो सॉल्यूशन देख लीजिए। और डाउट सपोर्ट ग्रुप भी है,
आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हो। उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, and where you can ask any question regarding AFM. I will be there to solve your queries. देख लीजिए। इट्स डन फ्रॉम माय साइड। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, पुट कॉल पैरिटी करके एक चीज है, जो किसी एक क्वेश्चन के बड़े पार्ट में से एक छोटा सा पार्ट है। वो मेरे को, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपको वो कवर करा दूंगा। फिर इसका रिवीजन वीडियो में मैं डाल दूंगा, डेरिवेटिव पार्ट 1, पार्ट 2 एंड 3 करके जो भी चीजें हैं। Whatever the things may be regarding derivative chapter, now it will be available on the YouTube channel, and you can share this all the series of video to your friends जिसको लग रहा है कि डेरिवेटिव अभी भी ऐसा चैप्टर है जो उसके पल्ले नहीं पड़ रहा है। I'll try my level best। बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन खुद के हैंड से सॉल्व करने हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन की रिवीजन कराई हुई है, सॉल्यूशन नहीं कराई हुई। और जो भी क्वेश्चन का रिवीजन नोट्स है, जो भी सॉल्यूशन नोट्स है, वो आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। जो भी कंसेप्ट नोट है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। यस आई अंडरस्टैंड, थोड़ा आपका जो कंसेप्ट नोट है, रिवीजन नोट है, वो डिटेल्ड मैनर में है, बट बॉस एक बार ये कर लोगे ना तो कोई नहीं। और देखो, मेहनत तो आपको करनी है। मेहनत करोगे ना, एग्जाम में आपके 10 से 12 से 16 नंबर आपके हाथ में पूरे के पूरे। डेरिवेटिव चैप्टर ऐसा है जिससे हर अटेम्प्ट से क्वेश्चन उठ के आते हैं और बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है। अगर आप जिस मेथड से मैंने आपको ये पूरी रिवीजन सीरीज कराई है, अगर यहाँ तक आप पहुंचे हो तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैट्स ऑफ टू यू दैट यू आर टिल हियर। एंड दैट्स इट फॉर द टुडे। एंड जैसा भी आपको सेशन लगा, आप फीडबैक फॉर्म भर के आप मुझे बता सकते हो। ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे भी आप रिव्यू दे सकते हो आपके जो भी है। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। टिल देन, सी ए कृष्णा गुप्ता एंड साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए सी यू सून। पिक्चर अभी बाकी है।